नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बंगाल चुनाव के आखिरी चरण के लिए हाई अलर्ट। एनआईए, बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की तैनाती। चुनाव आयोग ने वोटरों से की खास अपील। इसी के साथ दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी का काशी में विपक्ष पर तीखा हमला। बोले सपा कांग्रेस ने 40 साल तक महिलाओं को दिया धोखा। 6350 करोड़ की परियोजनाओं का कर दिया लोकार्पण। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी का इतिहास, 15 में से 15 नगर निगमों पर कब्जा, विपक्ष का सफाया। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। बंगाल चुनाव के आखिरी चरण के लिए हाई अलर्ट। एनआईए, बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की तैनाती। चुनाव आयोग ने वोटरों से की खास अपील। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है और इससे पहले चुनाव आयोग ने सुरक्षा के ऐसे कड़े इंतजाम कर दिए हैं जो बंगाल के चुनावी इतिहास में शायद ही कभी देखे गए हों। राज्य में पहले चरण के दौरान हुई हिंसा और वोटरों को धमकाने की घटनाओं से सबक लेते हुए आयोग ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की टीमों को विशेष रूप से मैदान में उतारा गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड यानी बीडीएस तैनात किया गया है। फॉरेंसिक टीमें 24 घंटे एक्टिव हैं और हर संवेदनशील इलाके में डॉग स्क्वाड को तैनात किया गया है। सुरक्षा का यह घेरा राज्य के हर निर्वाचन क्षेत्र को कवर करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि मतदान के दौरान किसी भी तरह के बम या विस्फोटक का इस्तेमाल न हो सके। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने खुद सामने आकर राज्य के हर वोटर को भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि 9 मतदान क्षेत्रों में हिंसा या धमकी के लिए कोई जगह नहीं है। सुरक्षा बल और सतर्कता एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं, जिससे बूथ रिगिंग, बूथ जैमिंग या सोर्स जैमिंग जैसी कोई भी घटना किसी भी परिस्थिति में ना हो सके। आयोग का साफ संदेश है कि इस बार किसी भी तरह की गड़बड़ी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने हर निर्वाचन क्षेत्र में विशेष निगरानी रखी है, जिससे कोई भी कोशिश नाकाम हो सके। चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए एक खास अपील भी जारी की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि सभी वोटर निडर होकर और खुशी के साथ अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान केंद्रों में जाएं। उन्होंने कहा कि बंगाल के मतदान लोकतंत्र का पर्व और वोटर का गर्व है और हर नागरिक को अपने संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। यह अपील ऐसे समय पर आई है जब पहले चरण के मतदान में कई जगह से हिंसा, पोलिंग एजेंटों को बाहर निकालने और वोटरों को धमकाने की शिकायतें सामने आई थी। डायमंड हार्बर का वोटर इंटिमिडेशन वीडियो तो पूरे देश में सुर्खियां बना हुआ है। ये पूरा सुरक्षा इंतजाम बस इस बात का सबूत है कि बंगाल का चुनाव अब सिर्फ ममता बनर्जी और भाजपा के बीच की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि यह लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई बन चुका है। एनआईए और बीडीएस जैसी एजेंसियों को चुनावी मैदान में उतारना ये बताता है कि केंद्र और चुनाव आयोग दोनों ही इस बात को लेकर गंभीर हैं कि बंगाल में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हो। पहले चरण में भाजपा उम्मीदवार शुवेंदु सरकार पर हमला हुआ था और केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर भी टीएमसी और भाजपा के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। अमित शाह ने कहा था कि अगर टीएमसी को केंद्रीय बलों से दिक्कत है तो इसका मतलब है कि वो निष्पक्ष चुनाव चाहती है। अब आयोग के इस कड़े रुख ने भाजपा के उस आरोप को और मजबूत कर दिया है कि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव के लिए केंद्रीय बलों और विशेष एजेंसियों की मौजूदगी बेहद ज़रूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच बंगाल की जनता वाकई निडर होकर वोट डालने निकलेगी? क्या पहले चरण की तरह इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान होगा और क्या ये सुरक्षा घेरा टीएमसी के लिए मुश्किल खड़ी करेगा, या फिर ममता दीदी का बाहरी ताकतों वाला नैरेटिव इस बार भी काम कर जाएगा? इन सब का जवाब तो 29 अप्रैल की शाम से ही मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि बंगाल चुनाव के इस आखिरी चरण पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। बंगाल चुनाव की हर हलचल से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर पीएम मोदी का काशी में विपक्ष पर तीखा हमला। बोले सपा कांग्रेस ने 40 साल तक महिलाओं को दिया धोखा। 6350 करोड़ की परियोजनाओं का कर दिया लोकार्पण। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरे के पहले ही दिन उन्होंने विपक्ष पर ऐसा हमला बोला कि पूरे देश की सियासत गर्मा गई है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ग्राउंड पर आयोजित नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन में करीब 50,000 महिलाओं की भारी भीड़ के बीच पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सीधे
कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि इन दलों ने 40 साल तक महिला आरक्षण को लटकाकर देश की बेटियों के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। पीएम खुली जीप में सवार होकर जब मंच तक पहुंचे तो पूरा मैदान मोदी मोदी और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सीधे शब्दों में कहा कि 40 साल तक देश में महिला आरक्षण लटका रहा, लेकिन हमने 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कराया और अब इसे लागू करने के लिए हर स्तर पर चर्चा चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने बार बार महिला आरक्षण पर ब्रेक लगाया। पीएम ने कहा कि ये परिवारवादी और तुष्टीकरण में डूबे दल नारी शक्ति से डरे हुए हैं और ये देश की बेटियों को विधानसभा और संसद में नहीं आने देना चाहते। मोदी ने मंच से भरोसा दिलाया कि मैं आप सभी बहनों को फिर से आश्वासन देता हूं कि आपके आरक्षण का हक लागू हो, इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। ये पूरा कार्यक्रम इस लिहाज से भी बेहद खास था कि इसमें राजनीति, स्वयं सहायता समूह, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों की 44 महिलाओं को मंच पर विशेष रूप से बिठाया गया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। यह पीएम मोदी का 11 वर्षों में 54वां काशी दौरा है, लेकिन 2026 का यह पहला दौरा है और इससे पहले वो नवंबर 2025 में काशी आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के प्रयास को सपा कांग्रेस ने रोका और इसी का आक्रोश अब पूरे देश में दिख रहा है। वहीं भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि पीएम ने जो संकल्प लिया उसे पूरा भी करेंगे, चाहे हर घर शौचालय हो या उज्ज्वला योजना। विपक्ष ने रास्ता रोका, लेकिन पीएम हर संकल्प पूरा करते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने काशी को 6,350 करोड़ रुपए की 163 विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। इनमें सबसे बड़ी परियोजना भारत का सबसे बड़ा सिग्नेचर ब्रिज है, जो वाराणसी से बनकर तैयार हो गया और इसके अलावा कबीर चौड़ा मंडलीय अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और 500 बेड वाला मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 के तहत सीवरेज और पानी की योजनाएं, सड़कें, पुल, पर्यटन सुविधा और स्कूल का विकास शामिल है। पीएम मोदी ने 2 नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई है, जिनमें वाराणसी से पुणे और अयोध्या से मुंबई के लिए ट्रेनें शामिल हैं, जो उत्तर प्रदेश को महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से बेहतर कनेक्टिविटी देगी। ये पूरा दौरा दिखाता है कि एक तरफ जहां बंगाल चुनाव अपने चरम पर है और कल आखिरी चरण की वोटिंग होनी है, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने काशी से महिला आरक्षण के मुद्दे को एक बार फिर राष्ट्रीय एजेंडे पर ला दिया है। ये सीधा संदेश है 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव और उससे पहले होने वाले बिहार चुनाव के लिए भी। महिला वोट बैंक को साधने की ये कोशिश उसी रणनीति का हिस्सा है जिसके जरिए भाजपा विपक्ष को पूरी तरह से घेरना चाहती है। काशी के इस दौरे का दूसरा दिन भी बेहद अहम रहने वाला है। सुबह पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद हरदोई जाएंगे, जहां वो 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। यह एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा और 12 जिलों को बेहतर कनेक्टिविटी देगा। पीएम मोदी के काशी दौरे और बंगाल चुनाव की हर अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में बताएं कि क्या पीएम मोदी का महिला आरक्षण पर यह रुख वाकई विपक्ष को घेर पाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी का इतिहास 15 में से 15 नगर निगमों पर कब्जा, विपक्ष का सफाया। जहां दोस्तों गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले स्थानीय निकाय चुनावों ने राज्य की सियासी तस्वीर पूरी तरह से साफ कर दी है। भाजपा ने वहां के निकाय चुनावों में अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए सभी 15 नगर निगमों पर अपना कब्जा जमा लिया है। ये जीत सिर्फ जीत नहीं है, बल्कि गुजरात की जनता का भाजपा के विकास मॉडल और नेतृत्व पर लगाई गई मुहर है। कुल 1044 सीटों में से भाजपा ने 856 सीटों पर जीत हासिल की है, जो कुल सीटों का 80% से भी ज़्यादा है और ये आंकड़ा बताता है कि राज्य में भाजपा की पकड़ कितनी मजबूत है और विपक्ष के लिए उसे चुनौती देना फिलहाल नामुमकिन सा लग रहा है। राज्य के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ भाजपा ने 192 में से 158 सीटें जीतकर ज़बरदस्त जीत दर्ज की है। ये शहरी मतदाताओं के बीच पार्टी की अटूट लोकप्रियता का सबसे बड़ा सबूत है। वहीं सूरत में भी भाजपा ने 127 में से 115 सीटें अपने नाम कर ली, जो पिछली बार से भी बेहतर प्रदर्शन है। लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी सूरत में आम आदमी पार्टी की रही। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सूरत में 27 सीटें जीती थी और विपक्ष की मजबूत ताकत बनकर उभरी थी, लेकिन इस बार पार्टी महज 4 सीटों पर सिमट कर रह गई है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और निगम में विपक्ष की नेता रही पायल सकारिया तक अपनी सीट हार गई।
कांग्रेस का हाल तो और भी बुरा रहा। उसे 5 साल बाद सूरत में सिर्फ 1 सीट मिली, यानी विपक्ष का लगभग सफाया हो गया। इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने इस जीत का श्रेय सीधे PM मोदी और अमित शाह के नेतृत्व को दिया। उन्होंने कहा कि देश की बढ़ती वैश्विक ताकत और मजबूत आंतरिक सुरक्षा ने जनता के विश्वास को और मजबूत किया है। पार्टी ने भी भरोसा दिलाया कि वो अपने वादों को और पूरा करने और सबके साथ समान विकास करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। इस चुनाव में करीब 66% मतदान दर्ज किया गया, जो ये बताता है कि जनता ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अमित शाह और भूपेंद्र पटेल ने भी खुद वोट डालकर चुनावी माहौल को और सक्रिय किया है। ये पूरा नतीजा बताता है कि गुजरात में भाजपा की जड़ें कितनी गहरी हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में उसे हराना विपक्ष के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। ये जीत न सिर्फ पार्टी के मनोबल को बढ़ाएगी, बल्कि आने वाले चुनावों के लिए एक मजबूत लॉन्च पैड का काम भी करेगी। गुजरात की इस ऐतिहासिक जीत और देश की हर सियासी हलचल के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में एक ऐसा रोड शो किया जिसने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। रविवार की शाम राजधानी कोलकाता की सड़कें मोदी मोदी के नारों से गूंज उठी और ये सिर्फ एक चुनावी रैली या रोड शो नहीं था, बल्कि भाजपा का पूरा शक्ति प्रदर्शन था, जिसने TMC और ममता बनर्जी को सीधा संदेश दे दिया कि इस बार बंगाल की जनता परिवर्तन के मूड में है। प्रधानमंत्री ने एक ही दिन में महज 10 किलोमीटर के दायरे में दो रोड शो किए, पहले हावड़ा में और फिर कोलकाता में, और दोनों ही जगह जो भीड़ उमड़ी उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। शाम करीब 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध थनथनिया कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन करने के बाद रोड शो की शुरुआत की। वहीं जैसे ही उनका काफिला आगे बढ़ा, ऐसा लगा मानो पूरा शहर उमड़ पड़ा हो। हर तरफ बस मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। भाजपा का चुनावी गीत पलटनो दरकार चाही बीजेपी सरकार पूरे माहौल को और भी जोशीला बना रहा था। वहीं सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, बल्कि घरों की छतों पर भी भारी संख्या में लोग खड़े थे, जो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। बच्चे हों, महिलाएं हों या फिर 80 साल की बुजुर्ग देवाश्री, हर कोई सड़कों पर उतर आया था। देवाश्री ने कहा कि मोदी एक वर्ल्ड लीडर हैं, उन्हें देखने के लिए मैं काफ़ी देर से खड़ी हूं। उनके आते ही मौसम भी सुहाना हो गया है। रोड शो के दौरान लोगों से बातचीत में साफ पता चल रहा था कि बंगाल की जनता में बदलाव की कितनी गहरी चाहत है। दीपक नाम के एक युवक ने कहा कि इस बार 100% बीजेपी सरकार आएगी। 15 साल में TMC सरकार ने कुछ नहीं किया, न नौकरी मिली न शिक्षा, लोग क्यों वोट देंगे। वहीं शरद बजाज ने कहा कि वो आधे घंटे से प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने का इंतजार कर रहे हैं। दीपिका नाम की एक महिला ने तो यहाँ तक कहा कि वो घर का सारा काम निपटाकर सिर्फ प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ आई हैं। और सबसे दिलचस्प बात नितिन नाम के एक युवक ने कही, जिसने कहा कि यदि बीजेपी को जीतने के लिए एक वोट की जरूरत होगी तो वो मेरा होगा। ये सब सुनकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बंगाल की ज़मीनी हवा किस करवट बैठी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद खुले वाहन में सवार होकर हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। भीड़ में खड़ी कई महिलाएं मोदी आई लव यू बोल रही थी और पूरा माहौल पूरी तरह मोदीमय हो गया था। सुरक्षा बलों को लोगों को बैरिकेड्स के पीछे रखने में बड़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि हर कोई प्रधानमंत्री के करीब जाना चाहता था। करीब 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और लोग उनके पीछे पीछे चलते रहे। ये रोड शो ऐसा समय पर हुआ है जब 29 अप्रैल को बंगाल में दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग होनी है। पहले चरण में भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ था और अब कोलकाता की सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब भाजपा के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक संकेत है। ये बताता है कि ममता बनर्जी के गढ़ में भी अब भाजपा की पैठ मजबूत हो चुकी है। TMC भले ही इसे महज भीड़ बताकर खारिज करे, लेकिन सड़क से लेकर छत तक दिख रहा जन समर्थन एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कोलकाता की सड़कों पर दिखा ये जोश 29 अप्रैल को बूथों पर वोटों में तब्दील होता है या नहीं। और फिर 4 मई को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि ये जनसैलाब सिर्फ रोड शो तक सीमित था या वाकई बंगाल में परिवर्तन की बयार बह चुकी है। बंगाल चुनाव की हर हालत से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस बार बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी या TMC की। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर में
अमित शाह का बेहाला रोड शो जो है वो इस वक्त हाईलाइट हो चुका है और केंद्रीय बलों पर सियासत भी तेज हो गई है। कोलकाता के बेहाला इलाके में एक जोरदार रोड शो अमित शाह ने किया। यह रोड शो सिर्फ चुनाव प्रचार का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसके जरिए अमित शाह ने राज्य में केंद्रीय बलों की भूमिका को लेकर टीएमसी सरकार पर सीधा निशाना साधा। उनके इस रोड शो ने एक बार फिर बंगाल की सियासत को गरमा दिया है और अब यह मामला सिर्फ चुनावी रैलियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संविधान के मुद्दे से जुड़ गया है। दरअसल पूरा विवाद केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर शुरू हुआ। टीएमसी लगातार आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार बंगाल में जानबूझकर केंद्रीय बलों का इस्तेमाल भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए कर रही है। ममता बनर्जी खुद कई बार कह चुकी है कि केंद्रीय बल राज्य पुलिस के काम में दखल दे रहे हैं और यहाँ संघीय ढांचे पर हमला है। लेकिन अमित शाह ने बेहाला के रोड शो से इस आरोप का करारा जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि केंद्रीय बल यहां चुनाव आयोग के आदेश पर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए तैनात है। अगर टीएमसी को इनसे दिक्कत है तो इसका मतलब है कि वो निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहती। शाह ने तंज कसते हुए कहा कि दीदी को केंद्रीय बलों से डर इसीलिए लगता है क्योंकि ये बल किसी के दबाव में नहीं आते और सच्चाई सामने लाते हैं। बेहाला का ये रोड शो इस लिहाज से भी अहम था क्योंकि ये इलाका कोलकाता का एक बेहद संवेदनशील और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। अमित शाह ने खुले वाहन पर सवार होकर भारी भीड़ के बीच हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पूरा इलाका भगवा झंडियों और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा और ये दृश्य इस बात का संकेत था कि राजधानी कोलकाता में भी भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ रहा है और पार्टी अब टीएमसी को उसी के गढ़ में घेरने की स्थिति में आ गई है। अमित शाह ने इस दौरान टीएमसी पर भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप भी दोहराए। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ममता सरकार से त्रस्त आ चुकी है और परिवर्तन का मन बना चुकी है। उन्होंने दावा किया कि 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में भाजपा को ऐतिहासिक बढ़त मिलेगी और 4 मई को जब नतीजे आएंगे तब बंगाल में कमल खिलेगा। ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि बंगाल चुनाव अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। एक तरफ पीएम मोदी ने कोलकाता में जनसैलाब उमड़ा तो दूसरी तरफ अमित शाह ने केंद्रीय बलों को लेकर टीएमसी को घेरा। दोनों ही मोर्चों पर भाजपा ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही बल्कि बंगाल में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। अब जनता को फैसला करना है कि वो किसके पक्ष में अपना वोट देती है। रुक करते हैं दोस्तों अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर योगी आदित्यनाथ का बंगाल में चौतरफा वार, ममता बनर्जी को जय श्री राम पर घेरा और मंदिर दौरे से यूपी तक दिया संदेश। या दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर सोमवार को बंगाल की धरती पर ऐसा चुनावी तूफान खड़ा किया कि हर तरफ सिर्फ उनकी ही चर्चा है। कल्याणी विधानसभा क्षेत्र की सड़कें वंदे मातरम, जय श्री राम और बुलडोजर बाबा के जयकारों से गूंज उठी। योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे पर घेरा बल्कि अपने मंदिर दौरे और बयानों के जरिए उत्तर प्रदेश तक को एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी दे दिया। उनका ये दौरा सिर्फ बंगाल चुनाव तक सीमित नहीं रहा बल्कि उन्होंने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की जमीन भी तैयार कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की पावन धरती का जिक्र करते हुए राज्य के गौरवशाली इतिहास को याद किया। उन्होंने कहा कि ये वही बंगाल है जिसने देश को बिपिन चंद्र पाल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारी दिए। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी बैरकपुर छावनी से ही भड़की थी। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी का नारा पूरे भारत को ही यहाँ से मिला। लेकिन इसके बाद योगी ने सीधे सवाल दागा कि वो बंगाल जो कभी देश की सांस्कृतिक राजधानी कहलाता था आज उसे क्या बना दिया गया है। ममता दीदी जय श्री राम का नारा सुनकर इस तरह नाराज हो जाती है जैसे उनकी सत्ता छीन रही हो। उन्हें हर हर महादेव का जयकारा भी पसंद नहीं आता। योगी ने आगे कहा कि वो भगवान तारकनाथ के दर्शन करके आगे आ रहे हैं। जिस मंदिर को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित किया जा सकता था वहाँ सिर्फ उपेक्षा मिली। उन्होंने कहा कि मंदिरों के विकास से पूरे क्षेत्र का विकास होता है, स्थानीय व्यापारियों का व्यवसाय बढ़ता है, लेकिन टीएमसी सरकार ने यहाँ साफ सिर्फ कंगाली फैलाई है। पहले कांग्रेस फिर कम्युनिस्ट और अब पिछले 15 साल से टीएमसी ने मिलकर बंगाल को बर्बाद कर दिया है। यहाँ सनातन परंपरा के बारे में बोलने तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ा हमला बंगाल की बदलती डेमोग्राफी को लेकर किया। उन्होंने कहा कि राज्य में एक खास वर्ग को बड़े पैमाने पर बसाने की कोशिश हो रही है। जय श्री राम पर बैन लगता है, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्राओं को रोका जाता है, लेकिन ममता दीदी सड़कों पर नमाज पढ़वाती हैं और इफ्तार की दावतें करती हैं। बाकी समय पूरे राज्य में कर्फ्यू जैसा माहौल रहता है। सरेआम बहन बेटियों की हत्याएं होती हैं और टीएमसी के लोग मालामाल हो रहे हैं जबकि आम जनता त्रस्त है। लेकिन अब बंगाल की जनता इस सत्ता से बदलाव चाहती है और मुखर होकर सामने आई है।
कल्याणी के रोड शो का नज़ारा तो बेहद अद्भुत था। योगी आदित्यनाथ के रथ के आगे भगवान श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के वेश में कलाकार चल रहे थे। पूरी सड़क पर पुष्प वर्षा हो रही थी और बुलडोजर बाबा के नाम से पुकारे जा रहे योगी आदित्यनाथ ने भी जनता पर फूल बरसाए। उनके साथ भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या भी मौजूद रहे। इस भव्य रोड शो ने साफ संदेश दे दिया कि बंगाल में भाजपा की लहर अब सुनामी का रूप ले चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने आश्वस्त किया कि 4 मई के बाद बंगाल में माफिया राज समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान के रुझान बता रहे हैं कि बंगाल में डबल इंजन की भाजपा सरकार बनेगी। ममता दीदी गुमराह करती थी, लेकिन अब खेला शेष है और उन्नयन शुरू होगा। जिस तरह उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने माफिया, करप्शन और अपराध को खत्म किया और जो बचा उसे बुलडोजर ने पूरा किया, ठीक वैसे ही बंगाल में भी भाजपा सरकार के आते ही माफिया राज का सफाया होगा। अमार सोनार बांग्ला अब टीएमसी मुक्त बांग्ला बनेगा। योगी का ये पूरा दौरा और बयान सिर्फ बंगाल के लिए नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए भी एक बड़ा संदेश था। 2027 की यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी ने ये दिखा दिया कि वो सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में भाजपा के सबसे बड़े हिंदुत्ववादी चेहरा है।